नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA से पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की निगरानी करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक अतिक्रमण की ओर संकेत किया एवं राष्ट्रपति द्वारा सहमति की समय सीमा पर स्पष्टता मांगी। भारत ने बायो E3 नीति के तहत अंतरिक्ष में मानव जीवन की संधारणीयता का अध्ययन करने की योजना बनाई। DTAB ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाइयों पर प्रतिबंध की सिफारिश करने वाली उप समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT ने कहा कि समुद्रयान मिशन 2026 के अंत तक लॉन्च होगा। नेपाल में हिमालयी याला ग्लेशियर विलुप्ति की कगार पर पहुंचा। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA से पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की निगरानी करने का आग्रह किया। सबसे पहले IAEA के बारे में जानते हैं। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। ये संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है जो 1957 में अस्तित्व में आया था। इसका आदर्श वाक्य है शांति और विकास के लिए परमाणु। IAEA के 180 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। हालांकि उत्तर कोरिया ने 1974 में सदस्यता ली थी, लेकिन 1994 में इसकी सदस्यता को त्याग दिया था। IAEA की जनरल कॉन्फ्रेंस में भी सभी सदस्य देश हर साल वियना में मिलते हैं। इसे शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें, IAEA परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT का सदस्य नहीं है, लेकिन ये संधि के अनुपालन की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। NPT के तहत प्रत्येक परमाणु हथियार विहीन देश को IAEA के साथ एक व्यापक सुरक्षा समझौते यानी CSA पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है, ताकि IAEA उनके दायित्व की पूर्ति को सत्यापित कर सके। चलिए अब NPT के बारे में बात करते हैं। NPT एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों एवं परमाणु हथियारों से संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। यह 1970 में लागू हुई थी और 1995 में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। अब तक 191 देश इस संधि में शामिल हो चुके हैं, जिनमें सभी 5 मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार संपन्न देश चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल हैं। भारत, इजराइल और पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुए हैं, जबकि उत्तर कोरिया 2003 में इससे बाहर हो गया था। अब परमाणु प्रसार को रोकने के लिए मौजूद अन्य प्रमुख संधियां जान लेते हैं। पहली है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी PTBT 1963। ये संधि वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल के भीतर परमाणु हथियारों के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी पुष्टि भी की है। दूसरी है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT 1996। CTBT सभी तरह के परमाणु हथियारों के परीक्षण विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है, चाहे वे सैन्य उद्देश्यों के लिए हो या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और तीसरी है परमाणु हथियार निषेध संधि यानी TPNW 2017। किसी भी प्रकार की परमाणु हथियार गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंधों का एक व्यापक सेट शामिल होता है। आपको बता दें कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। चलिए IAEA की भूमिका को समझते हैं। ये वैश्विक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है और परमाणु सहयोग को बढ़ावा देता है। ये सदस्य देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने में सहायता करता है। साथ ही परमाणु सुरक्षा मानकों का विकास करता है तथा सुरक्षा के उच्च स्तरों के रखरखाव को बढ़ावा देता है। और यह भी सत्यापित करता है कि राष्ट्र केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु सुविधाओं का उपयोग करने की प्रतिबद्धताओं का अनुपालन कर रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक अतिक्रमण की ओर संकेत किया एवं राष्ट्रपति द्वारा सहमति की समय सीमा पर स्पष्टता मांगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने अनुच्छेद 143 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा है, ताकि स्पष्ट किया जा सके कि क्या वे अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर विवाद के बीच राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है। सबसे पहले इस मामले की पृष्ठभूमि जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में समय सीमा निर्धारण हेतु एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। कोर्ट ने अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों के लिए राज्य विधानमंडलों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर फैसला सुनाया। साथ ही अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए उन विधेयकों पर जिन्हें राज्यपाल ने राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु आरक्षित कर रखा है। राष्ट्रपति ने कई अनुच्छेदों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं, जैसे कि क्या न्यायपालिका अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित कर सकती है, और क्या राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है, आदि। चलिए अब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में शामिल किए गए अलग अलग अनुच्छेद भी समझते हैं।
अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को कानूनी और लोक महत्व के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की राय लेने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 200 राज्य की विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की शक्ति को रेखांकित करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 201 राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति की शक्ति को रेखांकित करता है। वहीं अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके पद के कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होने से संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश या डिक्री पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 145(3) को देखें तो संविधान की व्याख्या के संबंध में विधि के किसी सारवान प्रश्न से संबंधित किसी मामले पर निर्णय करने या अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किसी संदर्भ में सुनवाई करने के लिए न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति अनिवार्य है। और आखिरी है अनुच्छेद 131, यह सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। भारत ने बायो E3 नीति के तहत अंतरिक्ष में मानव जीवन की संधारणीयता का अध्ययन करने की योजना बनाई। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने घोषणा की है कि भारत अंतरिक्ष में मानव जीवन की संधारणीयता का अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर अपना पहला जैविक प्रयोग करने के लिए तैयार है। प्रयोगों को समझें तो ये प्रयोग इसरो द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT के सहयोग से आगामी ISS मिशन एक्सियोम 4 यानी AXIOM 4 के हिस्से के रूप में किए जाएंगे। इसमें 2 प्रयोग शामिल होंगे। पहला है सूक्ष्म शैवाल प्रयोग। इसमें अंतरिक्ष के सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और विकिरण के खाद्य योग्य सूक्ष्म शैवाल की वृद्धि पर प्रभाव की जांच की जाएगी। सूक्ष्म शैवाल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों में सुरक्षित एवं सतत पोषण का एक अच्छा स्रोत माने जाते हैं। दूसरा साइनोबैक्टीरिया प्रयोग। इसके तहत यूरिया और नाइट्रेट आधारित पोषक तत्व माध्यमों का उपयोग करके अंतरिक्ष की सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण स्थिति में स्पाइरुलिना और साइनोकॉक्स जैसे साइनोबैक्टीरिया की वृद्धि तथा प्रोटियोमिक संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। प्रयोगों के उद्देश्य स्पाइरुलिना को इसकी उच्च प्रोटीन और विटामिन सामग्री के कारण सुपरफूड के रूप में देखना तथा यूरिया बनाम नाइट्रेट परिवेश में साइनोबैक्टीरियल कोशिकाओं की वृद्धि की तुलना करना है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें बहुत अधिक पोषण घनत्व होता है सुपरफूड कहलाते हैं। अब बायो E3 यानी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैविक प्रौद्योगिकी नीति के बारे में समझते हैं। इसका उद्देश्य अत्याधुनिक जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों को अपनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है। साथ ही जैव विनिर्माण प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से नवोन्मेषी अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसका कार्यान्वयन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी के रणनीतिक निहितार्थ क्या हैं। इसका उद्देश्य भारत को अंतरिक्ष आधारित जीवन विज्ञान के क्षेत्र में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए भारत को अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी में उन्नत अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की स्थापना करनी होगी। साथ ही माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान, संधारणीय तकनीक और अंतरिक्ष आधारित चिकित्सा के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी क्षमताओं को विकसित करना होगा। भारत की जैव प्रौद्योगिकी संबंधी आकांक्षाएं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, नवाचार पाइपलाइन, तकनीकी संप्रभुता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर आधारित हैं। इन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए भारत को अपनी अनुसंधान क्षमताओं को और अधिक सशक्त बनाना होगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत को नासा, एक्सियोम स्पेस, ESA जैसे वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए और उद्योग जगत की भागीदारी को भी सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वैश्विक साझेदारियों में अधिकतम लाभ उठाया जा सके। DTAB ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस दवाइयों पर प्रतिबंध की सिफारिश करने वाली उपसमिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी DTAB ने एक उपसमिति की उस रिपोर्ट को मंजूरी दी है जिसमें 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस यानी FDCs दवाइयों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। इन दवाइयों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। DTAB की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत की गई है। यह बोर्ड केंद्र और राज्य सरकार को दवाइयों एवं कॉस्मेटिक्स उत्पादों से संबंधित विषयों पर सलाह देता है। अब सवाल आता है कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस यानी FDCs क्या हैं? दरअसल फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस वास्तव में कैप्सूल या टैबलेट की एक ही खुराक में 2 या अधिक दवाइयों के गुण या सक्रिय औषध सामग्रियों यानी APIs का शामिल होना है। आपको बता दें कि APIs रासायनिक यौगिक हैं जो बीमारी के इलाज में वांछित प्रभाव उत्पन्न करता है। ये उन रोगियों के लिए बनाई जाती हैं जिन्हें TB या डायबिटीज जैसी विविध बीमारियां होती है तथा उन्हें नियमित रूप से अलग अलग कई दवाइयां खानी होती हैं। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन से रोगियों को प्रतिदिन दवा की कम गोलियां लेनी पड़ती हैं। इससे मरीज भी नियमित रूप से दवाई लेता रहता है। लेकिन फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी FDCs पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है?
इसका पहला कारण है समुचित क्लिनिकल परीक्षण नहीं किया जाना। कई प्रतिबंधित फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस को अधिक क्लिनिकल ट्रायल के बिना ही मंजूरी दी गई थी। कॉम्बिनेशन में से किसी एक दवा को पहले मंजूरी दी गई थी, इसी आधार पर पूरे कॉम्बिनेशन को मंजूरी दे दी गई। आपको बता दें कि औषधि एवं क्लिनिकल परीक्षण नियमावली 2019 के अनुसार फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस को नई दवा माना जाना चाहिए और उन्हें केंद्रीय औषधि विनियामक से मंजूरी लेनी चाहिए। दूसरा है अनावश्यक उपयोग। कुछ फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस में ऐसी सामग्रियां शामिल होती हैं जो सभी मरीजों के लिए लेना आवश्यक नहीं है। तीसरा है एंटीबायोटिक प्रतिरोध। एंटीबायोटिक फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस का अत्यधिक उपयोग संक्रमणों का इलाज मुश्किल बना देता है। ऐसा इस कारण क्योंकि बैक्टीरिया इन दवाइयों के खिलाफ प्रतिरोधकता विकसित कर लेते हैं और उन पर ये दवाइयां असर नहीं करती हैं। 2023 के एक अध्ययन के अनुसार भारत में एंटीबायोटिक फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस की बिक्री 2008 के 32.9% से बढ़कर 2020 में 37.3% हो गई। यह वृद्धि तब दर्ज की गई जब कई फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। और आखिरी है मूल्य नियंत्रण से बचने का तरीका। इसके तहत दवा कंपनियां आवश्यक दवाइयों पर सरकारी मूल्य नियंत्रण से बचने के लिए कई फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस को नई कॉम्बिनेशन दवा बताती हैं। इस तरह वे मूल्य नियंत्रण से बच जाती हैं। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT ने कहा कि समुद्रयान मिशन 2026 के अंत तक लॉन्च होगा। समुद्रयान मिशन भारत के डीप ओशन मिशन यानी DOM का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मिशन के तहत मानवयुक्त पनडुब्बी पोत मत्स्य को जल में 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचाना है ताकि महासागर का अध्ययन किया जा सके। समुद्रयान मिशन के संभावित लाभ देखें तो इससे भारत में गहरे समुद्र में अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, समुद्र की गहराई में स्थित जैविक और अजैविक संसाधनों का आकलन किया जा सकेगा। तीसरा, महासागर का समग्र पर्यवेक्षण किया जा सकेगा। और आखिरी है, भविष्य में डीप सी टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि अब तक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान मानवयुक्त पोत को गहरे समुद्र तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। अब मत्स्य 6000 के बारे में जानते हैं। मत्स्य 6000 गहरे महासागर में अध्ययन करने वाला भारत की चौथी पीढ़ी का मानवयुक्त स्वचालित वैज्ञानिक पनडुब्बी पोत है। इसे राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT चेन्नई द्वारा विकसित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसने सफलतापूर्वक वेट टेस्टिंग यानी जल में परीक्षण का कार्य पूरा कर लिया है। यह पोत समुद्र के भीतर सामान्य स्थिति में 12 घंटे और आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे तक रह सकता है। डीप ओशन मिशन के बारे में बात करें तो इसका नोडल मंत्रालय केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। इस मिशन की अवधि 2021 से शुरू होकर अगले 5 वर्षों तक है। इसका मुख्य उद्देश्य महासागर के संसाधनों की खोज करना और उनके संधारणीय उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित करना है। इससे भारत की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि ब्लू इकोनॉमी का अर्थ है महासागर के संसाधनों का संधारणीय उपयोग ताकि आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिल सके, रोजगार के बेहतर अवसर सृजित हो सके आदि। भारत की GDP में ब्लू इकोनॉमी का लगभग 4% योगदान है। चलिए अब डीप ओशन मिशन के प्रमुख घटकों को समझते हैं। पहला, गहरे समुद्र में खनन और मानवयुक्त पनडुब्बियों के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना। दूसरा, महासागरीय जलवायु परिवर्तन पर सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना। तीसरा, गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज करना और इसके संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार करना। चौथा, गहरे महासागर का सर्वेक्षण और खोज करना। पांचवा, महासागर से ऊर्जा और ताजा जल प्राप्त करने के लिए शोध करना। और आखिरी, महासागरीय जीव विज्ञान के लिए एक अत्याधुनिक मरीन स्टेशन स्थापित करना। बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। नेपाल में हिमालयी याला ग्लेशियर विलुप्ति की कगार पर पहुंचा। ग्लेशियोलॉजिस्ट और स्थानीय समुदायों ने नेपाल के लांगटांग क्षेत्र में स्थित याला ग्लेशियर के मृत यानी विलुप्त होने पर शोक व्यक्त किया है। 1970 के दशक से अब तक यह ग्लेशियर 66% तक सिकुड़ चुका है। इससे यह नेपाल का पहला ग्लेशियर होगा जिसे मृत या विलुप्त घोषित किया जा सकता है। चलिए सबसे पहले ग्लेशियर फ्यूनरल को समझते हैं। ये जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के तेजी से विलुप्त होने पर आयोजित प्रतीकात्मक शोक समारोह है। मृत यानी विलुप्त घोषित अन्य प्रमुख ग्लेशियर हैं स्विट्जरलैंड में स्थित 2019 का पिजोल ग्लेशियर, 2020 का संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित क्लार्क ग्लेशियर, 2021 का मैक्सिको स्थित अयोलोको ग्लेशियर आदि। दुनिया का पहला ग्लेशियर फ्यूनरल आइसलैंड के ओक्सोकुल के लिए 2019 में आयोजित किया गया था। ग्लेशियरों के विलुप्त होने के दुष्परिणाम भी गंभीर हैं। आइए जानते हैं। पहला, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि। ग्लेशियरों के पिघलने से एल्बिडो प्रभाव कम होता है जिससे पृथ्वी अधिक गर्मी अवशोषित करती है। एल्बिडो प्रभाव वास्तव में सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता है। दूसरा, समुद्री जल स्तर में वृद्धि। नेचर पत्रिका के अनुसार 2001 से अब तक ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्री जल स्तर में लगभग 2 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है।
तीसरा, जल चक्र में व्यवधान उत्पन्न होना। पृथ्वी का लगभग 3/4 ताजा जल ग्लेशियरों में संग्रहित है। इनके तेजी से पिघलने से नियमित जल आपूर्ति और जैव विविधता को खतरा पहुंच सकता है। और चौथा है प्राकृतिक आपदाएं। हिम नदी झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ यानी GLOF और हिमस्खलन जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। अब ग्लेशियर के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की बात करते हैं। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया है और हर साल 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। साथ ही यूनेस्को अंतर सरकारी जल कार्यक्रम यानी IHP शुरू किया गया है। इसके अलावा IUCN ने हिमालय एडेप्टेशन नेटवर्क लॉन्च किया है और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF ने लिविंग हिमालयाज इनिशिएटिव शुरू किया है। भारत के प्रयास देखें तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम शुरू किया गया है। नेटवर्क प्रोग्राम ऑन हिमालयन क्रायोस्फीयर शुरू किया गया है तथा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी INCOIS ग्लेशियर में बदलावों पर निगरानी रखता है। साथ ही GLOF पर चेतावनी भी जारी करता है। हिमांश अनुसंधान केंद्र हिमालय ग्लेशियरों की गतिविधियों और उनमें परिवर्तन का अध्ययन करता है। आर्कटिक और अंटार्कटिका में कई मिशन शुरू किए गए हैं, जैसे कि 2014 का इंड-आर्क मिशन। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे सुखदेव थापर जी की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रख्यात क्रांतिकारी शहीद सुखदेव थापर को 15 मई को उनकी जयंती पर देश ने याद किया। सुखदेव थापर जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म लुधियाना पंजाब में हुआ था। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के सदस्य थे। उनके मुख्य योगदान देखें तो पंजाब और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में क्रांतिकारी गुटों का गठन किया था। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं को जोड़ने के लिए 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। सुखदेव कई क्रांतिकारी गतिविधियों में अग्रणी रहे, जैसे कि जेल भूख हड़ताल 1929, जेल में कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की थी। और दूसरा लाहौर षड्यंत्र केस 1928। सुखदेव, शिवराम राजगुरु और भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी जेम्स ए स्कॉट की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन गलती से उप पुलिस अधीक्षक JP सॉन्डर्स को मार दिया गया था। बाद में 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में शहीद भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के साथ उन्हें भी फांसी दे दी गई थी। आपको बता दें कि इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बालकों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष पॉक्सो अदालतें प्राथमिकता के आधार पर स्थापित करने का निर्देश दिया। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत बालकों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों की शीघ्र सुनवाई हेतु विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। हाल ही में सिक्किम ने राज्य का दर्जा मिलने की 50वीं वर्षगांठ मनाई। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कर्नाटक द्वारा महादेई नदी के जल को मोड़ने से गोवा पर कम प्रभाव पड़ेगा। इस रिपोर्ट के बाद गोवा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अधिकारियों ने काजीरंगा टाइगर रिजर्व में त्वरित सर्वेक्षण के दौरान 36 वंशों की अलग अलग प्रजातियों को दर्ज किया। ये ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ क्षेत्र में और कार्बी आंगलों की तलहटी में स्थित है। नासा के ग्रेल मिशन ने चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया। ग्रेल मिशन नासा के डिस्कवरी कार्यक्रम के अंतर्गत 2011 में लॉन्च किया गया था। भारत और जापान चंद्रयान 5 या LUPEX यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के डिजाइन चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि भारत का लक्ष्य 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है। मणिपुर के सेनापति जिले के विलोंग खुल्लेन गांव में स्थित प्राचीन मोनोलिथ संरचनाओं के शोध और प्रचार प्रसार की कमी को लेकर चिंता जताई गई है। पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालू का आयोजन क्रमशः उत्तराखंड एवं तेलंगाना में किया जा रहा है। इन दोनों मेलों का 12 साल में एक बार आयोजन किया जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।